नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र चौरसिया। आज हम मलिक मोहम्मद जायसी का समग्र परिचय देखेंगे और उनकी रचनाएं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी का समग्र जीवन परिचय। तो आइए देखते हैं हम। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ? तो 1492 ईस्वी में हुआ। निधन 1542 ईस्वी में। इनका जन्म स्थान रायबरेली के जायस नामक स्थान पर हुआ। इनका जन्म स्थान कहाँ हुआ? रायबरेली के जायस नामक स्थान पर हुआ। इनके गुरु का नाम शेख मोहिदी था। यानी मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1542 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में, निधन 1542 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका कहाँ हुआ? रायबरेली के जायस नामक गांव में हुआ। इनके गुरु का नाम शेख मोहिदी है। तो आगे चलते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी की हम रचनाएं देखते हैं। तो इनकी रचनाएं क्या हैं? पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, मसलानामा, कहरनामा, होलीनामा, महरी बायशी, परमार्थ जपजी आदि इनकी रचनाएं हैं। यानी मलिक मोहम्मद जायसी ने ढेर सारी रचनाएं की, जिनमें से प्रमुख रचनाएं इनकी हैं पद्मावत, अखरावत और आखिरी कलाम। इन तीनों का उल्लेख जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में किया है। आगे चलते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी प्रसिद्ध शेख मोहिदी या मोइनुद्दीन के शिष्य थे। यानी मलिक मोहम्मद जायसी जो है प्रसिद्ध जो है शेख मोहिदी या मोइनुद्दीन के शिष्य थे और जायस में रहते थे। उनकी एक छोटी सी पुस्तक आखिरी कलाम, कौन सी पुस्तक? आखिरी कलाम के नाम से फारसी अक्षरों में छपी मिलती है। किस अक्षरों में? फारसी अक्षरों में। यानी मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना आखिरी कलाम है जो फारसी भाषा में लिखी गई है। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा की गई। यानी किस बादशाह की प्रशंसा की गई है? बाबर बादशाह की प्रशंसा की गई। किस पुस्तक में? आखिरी कलाम में। इसमें बाबर बादशाह की प्रशंसा की गई है। इस पुस्तक में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में लिखा है। यानी यह जो पुस्तक है आखिरी कलाम, इसमें मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने जन्म के संबंध में भी बताया है। तो अगर मलिक मोहम्मद जायसी के जन्म से संबंधित बातें जानना है तो हमें आखिरी कलाम पुस्तक को पढ़ना पड़ेगा। तो आइए आगे चलते हैं। लिखा क्या है उसमें जो है? एक पंक्ति है, भा अवतार मोर नौसदी 30 बरस ऊपर कब बदी। यानी भा अवतार मोर नौसदी 30 बरस ऊपर कब बदी, यह इनकी एक पंक्ति है। जायसी का जन्म 900 हिजरी में हुआ। आगे देखते हैं। जायसी सूफी कवियों में सर्वप्रमुख थे। उनके द्वारा रचित पद्मावत, क्या? पद्मावत। उनके द्वारा रचित पद्मावत सूफी काव्यधारा का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अतिरिक्त जायसी के दो अन्य ग्रंथ हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं, अखरावत और आखिरी कलाम। अखरावत में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत का निरूपण किया गया है। अखरावत में अखरावत में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सिद्धांत का निरूपण किया गया है, जबकि आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है। यह दोनों ग्रंथ अवधी भाषा में लिखे गए हैं। जो जायसी का जो अखरावत और आखिरी कलाम है, यह इनका दोनों ग्रंथ जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। इनका अवधी भाषा में जो सबसे फेमस ग्रंथ है मलिक मोहम्मद जायसी का, वह पद्मावत है। वो भी अवधी भाषा में ही लिखा गया है। जायसी का पद्मावत अवधी भाषा में लिखित हिंदी का प्रमुख महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या लिखा गया है।
इसकी कथावस्तु पूर्वार्ध भाग कल्पित एवं उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक माना जाता है। किसकी? पद्मावत की कथावस्तु, यानी पद्मावत की कथावस्तु पूर्वार्ध भाग कल्पित एवं उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक माना जाता है। जायसी जैसे कवि के पास वह पारस स्पर्श है जिससे एक लोक कथा महाकाव्य में बदल गई, यानी एक लोक कथा जो है महाकाव्य में बदल दी है। यह प्रसंग कवि की पारसधर्मिता का प्रमाण है। जहाँ लोक आकांक्षा में रचित सिंहल की अलौकिकता आत्मीय आकर्षण का सृजन करती है। नागमती वियोग वर्णन खंड विरह के दिगंत व्यापी प्रसार की व्यंजना करता है, यानी नागमती वियोग खंड पद्मावत में आता है। नागमती वियोग वर्णन खंड विरह के दिगंत व्यापी प्रसार की व्यंजना करता है। नागमती का विरह वर्णन परिस्थितियों से आग्रह से उपजा है। नागमती का जो विरह वर्णन है वह परिस्थितियों के आग्रह से उपजा है, यानी जब राजा रत्नसेन जो है अपनी पद्मावती को पाने के लिए सिंहर चित्तौड़ की तरफ चले जाते हैं, तो इसी का वर्णन किया गया है। उनकी याद में नागमती वियोग में व्याकुल हैं और इसी पे मलिक मोहम्मद जायसी ने बारामासा की रचना की है। नागमती का विरह वर्णन परिस्थितियों के आग्रह से उपजा है। नागमती की विरह वेदना का संबंध व्यवहारिक भूमि से है। मध्ययुगीन परिवेश में विवशता स्त्री का अस्थायी भाव है। नागमती वियोग वर्णन इसी व्यवस्था का मार्मिक अभिव्यक्त है। नागमती के पास मिलने के लिए कातर पुकार के अलावा कोई उपाय नहीं है, यानी नागमती को अपने पति से मिलने के लिए अब अपने विरह वेदना को व्यक्त करने के अलावा उनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। विरह की दशा में नागमती का रानी भाव पुरोहित हो उठता है, यानी तिरोहित हो उठता है। ये जो पुरोहित है यहाँ तिरोहित हो जाएगा, तिरोहित हो जाता है। आगे देखते हैं मलिक मोहम्मद जायसी का। मलिक मोहम्मद जायसी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। तो अब हम मलिक मोहम्मद जायसी से महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, वो क्या क्या है। जन मलिक मोहम्मद जायसी से एक जो है बहुत ही प्रसिद्ध चर्चित पंक्ति है। वह पंक्ति क्या है? तन चितौर मन राजा कीना हिय सिंहल बुद्ध पद्मिनी चिन्हा गुरु सुआ जय पंथ दिखावा बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा नागमती यह दुनिया धंधा बाचा सोई न एह चित बंधा राघव दूत सोई शैतानु माया अलाउद्दीन सुल्तानु। इस पंक्ति के माध्यम से प्रतीकों का वर्णन किया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी ने बताया है कि तन चित्तौड़ है, मन राजा है, इन सब चीजों के प्रतीकों का वर्णन किया है। तो आइए इनके महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। पहला क्या है? जायसी के पिता का नाम मलिक रजे अशरफ था। क्या था? मलिक रजे अशरफ था। इनके माता पिता कंचने मोहल्ले में रहते थे। किस मोहल्ले में? कंचने मोहल्ले में रहते थे। अगला पॉइंट क्या है? माता पिता की मृत्यु बचपन में हो जाने के कारण जायसी साधुओं और फकीरों के साथ रहने लगे। जब माता और पिता की मृत्यु हो गई तो जायसी साधुओं और फकीरों के साथ रहने लगे। जायसी के गुरु सैयद अशरफ एवं पीर एवं मोहिदी हैं, यानी जायसी के जो दो गुरु हैं, एक सैयद अशरफ और दूसरे पीर मोहिदी। आगे चलते हैं। जायसी शरीर से कुरूप एवं हृदय से संत थे। उनकी एक आंख चेचक में जा चुकी थी, यानी ऐसा माना जाता है कि जायसी जो है जन्म से एक बार इनको चेचक निकल आई और उनकी आंख जो है चली गई और ये दिखने में कुरूप भी लगते थे। और एक बार ये शेर शाह के दरबार में उपस्थित हुए
तो जिन्हें वहां बैठे हुए राजा और अन्य लोग इनको देखकर हंस दिए। तो जायसी को बहुत बुरा लगा और जायसी ने कहा कि मुंह का हंस या कोह करें, या कहते हैं जायसी जी कि मुझे देखकर हंस रहे हो या उस कुम्हार पर जिसने मुझे बनाया है। तो बादशाह शेरशाह बहुत लज्जित होता है और इसके लिए वह क्षमा याचना मांगता है। तो आगे चलते हैं। पांचवा है, जायसी गाजीपुर और अमेठी के महाराज राम सिंह के आश्रय में रहते थे। यानी अमेठी के किसके आश्रय में? महाराज राम सिंह के आश्रय में रहते थे। उनकी मृत्यु अमेठी के निकट 1542 ईस्वी में हो गई थी। आगे चलते हैं। यानी जायसी जो है अमेठी के महाराज राम सिंह के आश्रय में रहते थे और वहीं रहते हुए इनकी मृत्यु भी वहीं अमेठी नगर में हो गई। अगला पॉइंट है, जायसी सूफी मत से संबंधित थे। उनकी रचित ग्रंथ पद्मावत में कुल 57 खंड है। यानी पद्मावत में कुल कितने खंड हैं? 57 खंड है। और किस मत से संबंधित थे? तो सूफी मत से संबंधित है। यानी भक्ति काल में 4 धाराएं हैं। यानी पहले 2 शाखा है, एक सगुण भक्ति शाखा, दूसरी निर्गुण भक्ति शाखा। सगुण भक्ति शाखा के 2 भेद हैं, राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा। और निर्गुण भक्ति शाखा के 2 भेद हैं, एक जो है कबीर का है यानी ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा। जो प्रेमाश्रयी शाखा है इसके प्रतिनिधि कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं और उनका सुप्रसिद्ध ग्रंथ क्या है? पद्मावत है, जिसमें कुल 57 खंड है। आगे देखते हैं। जायसी का प्रिय अलंकार हेत उत्प्रेक्षा है। यानी जायसी का सबसे प्रिय अलंकार क्या है? हेत उत्प्रेक्षा है। अगला पॉइंट है, जायसी की आखिरी कलाम ग्रंथ में कयामत का वर्णन किया गया है। यानी जायसी का कौन सा ग्रंथ है जिसमें कयामत का वर्णन किया गया है? तो आखिरी कलाम है और इसी में बादशाह बाबर की प्रशंसा भी की गई है। आगे चलते हैं। आखिरी कलाम ग्रंथ में जायसी ने मुगल बादशाह बाबर की प्रशंसा की है। आगे आ भी गया वह पॉइंट। जायसी ने किस मुगल बादशाह की प्रशंसा की है? बाबर की प्रशंसा की है। किस ग्रंथ में? आखिरी कलाम में। और जायसी ने अपने जो पद्मावत है उसमें शेरशाह सूरी की प्रशंसा की है। आगे मिलेगा। अगला पॉइंट है, जायसी की अखरावट देवनागरी वर्णमाला में एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें और चौपाइयां कही गई हैं। यानी जो जायसी का अखरावट ग्रंथ है वह वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर के सैद्धांतिक बातें एवं चौपाइयां कही गई हैं। अगला पॉइंट है, जायसी कृत चित्ररेखा एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। यानी जायसी का जो चित्ररेखा है वह एक लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। अगला पॉइंट है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जायसी कृत आखिरी कलाम पद्मावत और अखरावट का उल्लेख किया। यानी रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? केवल 3 ग्रंथों का उल्लेख किया गया। वो आखिरी कलाम है, पद्मावत है और अखरावट है। पूछ सकता है कि जायसी ने पूछ सकता है कि रामचंद्र शुक्ल ने जायसी के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है अपने इतिहास ग्रंथ में? तो 3 ग्रंथ। अगला पॉइंट है, जायसी शेर शाह के समकालीन थे। जायसी किसके समकालीन थे? पूछ सकता है। तो शेर शाह के समकालीन थे। अपनी रचना पद्मावत में इन्होंने कहा भी है। जायसी अमेठी के निकट जायस के रहने वाले हैं। अगला पॉइंट है, जायसी कृत पद्मावत की भाषा ठेठ अवधी है। यानी कैसी है? ठेठ अवधी है। अगला पॉइंट है, पद्मावत में 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा आता है। यानी पद्मावत जो रचना है उसमें पहले 7 चौपाइयां हैं, फिर इसके बाद एक दोहा है। जैसे एक दोहा और 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा हम पढ़ रहे हैं। बरुनी का बरनौ इमि बानी साधे बान जान दुई आनी उन बान्हन अस को जो ना मारा बेधि रहा सरगौ संसारा
गगन नखत जो जहि ना गने, वे सब बान ओहि के हने। धरती बान बेधि सब राखी, सखी ठाढ़ देहि सब साखी। रोम रोम मानुष तन ठाढ़, सूतहि सूत बेध असगाढ़। बरन बाम अस ओपहि बांधे, रन बन ढाक। सौंजहि तन सब रोवां, पाखहि तन सब पांख। इस प्रकार से मतलब 7 चौपाइयों के बाद एक दोहे का उल्लेख किया गया है। अगला पॉइंट है, जायसी की कथा का एक प्रमुख वैशिष्ट्य है, यानी उनकी कथा का एक प्रमुख वैशिष्ट्य है। कथा का पूर्वार्ध भाग यानी कल्पित है और उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक है। जो जायसी की जो रचना पद्मावत है, उसमें कथा का जो पूर्वार्ध भाग वह कल्पित है, जिसमें नागमती वियोग खंड है। और जब इनका उत्तरार्ध भाग ऐतिहासिक है, जब इस जाते हैं पद्मावती को लेने तो सिंघल द्वीप में, उसका जो है वह ऐतिहासिक है। अगला पॉइंट है, पद्मावत एक प्रबंध काव्य है। सूफी काव्य का दूसरा नाम प्रेमाख्यानक काव्य या प्रेम मार्गी शाखा है। अगला पॉइंट है, पद्मावती के पिता का नाम गंधर्व सेन है। पूछ सकता है पद्मावती के पिता का नाम क्या है, तो गंधर्व सेन है। क्या है? गंधर्व सेन है। पद्मावत में तोते का नाम क्या है? हीरामन है। अगला पॉइंट है, पद्मावत की अधिकतर हस्तलिखित प्रतियां फारसी लिपि में मिलती हैं। यानी जो पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी का जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, उसकी प्रतियां जो हैं किस लिपि में सुरक्षित हैं, तो फारसी लिपि में। जायसी ने पद्मावत लिखा तब दिल्ली पर शासन शेर शाह सूरी का था। यानी जब जायसी अपनी पद्मावत ग्रंथ की रचना की, तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? शेर शाह सूरी थे। इस प्रकार पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पूर्ण हुई। अब हम कल जो है अगला टॉपिक देखेंगे सूरदास पर। तो आज के लिए इतना ही। प्रिय मित्रों, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।